Hi friends, my name is KANAIYA Patel. In this video, we study part 2 of chapter number 4 Literary Heritage of India, class 10 SS textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम दूसरा भाग करेंगे चौथे पार्ट का लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया 10वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से। फ्रेंड्स डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट टू द रिलेवेंट स्टूडेंट्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स इन द फर्स्ट पार्ट वी स्टडीड द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, हाउ इट रीच फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फ्रॉम साइन लैंग्वेज टू द मिडिवल पीरियड, एंड ओवर हियर विल कंटिन्यू फ्रॉम व्हाट हैपेंड आफ्टर इन द मिडिवल पीरियड। दोस्तों शुरुआत में साइन लैंग्वेज से लेकर लिटरेरी का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में किस तरह से हुआ और आगे मिडिवल पीरियड तक हम पहुँचे थे, तो यहाँ इस वीडियो में हम मिडिवल पीरियड में आगे बढ़ेंगे। The development of Indian languages and compositions got a promotion in Delhi सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर हिंदुस्तानी भाषाओं को और कंपोजिशन को बहुत ही प्रमोशन मिला। टू फॉर्म्स ऑफ दिल्ली लैंग्वेज, खाड़ी बोली एंड दी ब्रिज भाषा बिगैन टू बी यूज फॉर राइटिंग लिटरेचर। उसमें से दो भाषाओं खाड़ी बोली और ब्रिज भाषा को लिटरेचर राइटिंग में प्रेरणा मिली। मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वर कंपोज इन दीज लैंग्वेजेस। इसमें भक्ति के बहुत सारे सॉन्ग्स भी कंपोज किए गए थे। Many heroic poems and stories were composed in Rajasthani language, which is similar in Hindi and Gujarati. राजस्थानी भाषा में भी बहुत सारी कविताएं और स्टोरीज कंपोज की गई थी जो हिंदी और गुजराती भाषा से सिमिलर है। द हीरोइक वर्ड्स लाइक अल्हा, उदल एंड विशाल देव रसो वर पॉपुलर एट दैट टाइम। उस वक्त हीरोइक वर्क जैसे अल्लाह, उदल और विशाल देव राव बहुत ही पॉपुलर पोएम्स थे। अ बुक कॉल्ड चंद्रायन रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। अवधी लैंग्वेज की सबसे पुरानी किताब चंद्रायन जो मुल्ला दाऊद के से लिखी गई थी वो बहुत ही पुरानी है। हाउएवर द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द एंशिएंट बुक्स वाज स्टिल रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इसके बावजूद जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन था, एकदम नाजुक इन्फॉर्मेशन, ये संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता था। Persian was the language of court of Delhi Sultanate. Consequently, many Persian words are seen in the Indian languages. पर्शियन भाषा दिल्ली कोर्ट में इस्तेमाल हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसी की वजह से पर्शियन भाषा काफ़ी सारे इंडियन लैंग्वेजेस में भी दिखाई देती है। वी गेट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू टर्किश रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। टर्किश के द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में प्रॉपर लिखा हुआ जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में ही है। जैनुद्दीन बुरानी wrote the Tirk-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of the region of the खिलजी एंड तुगलक किंग्स। खिलजी और तुगलक किंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जैनुद्दीन बुरानी ने लिखी गई थी किताब जिसका नाम था तारिक-ए-फिरोज़ी। He also wrote book on political theory called फतवाए जहांगीरी। उसने एक पॉलिटिकल बुक भी लिखी थी जिसका नाम था फतवाए जहांगीरी। The most outstanding literary figures of this period was Amir Khusrau. He was a poet, historian, mystic, saint and composer of music. इसमें सबसे उत्तीर्ण काम किया था इस समय का वो आमिर खुसराओ था। वो एक इतिहासकार थे, कवि थे, मिस्टिक संत भी थे और संगीत भी कंपोज किया करने के। He was also a disciple of नवाजुद्दीन औलिया के वो एक भक्त भी थे। He wrote the आशिका, the नाहा, सिफायर, the किरतुल सदायन, the काजिन उल फुताहा एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोएट्री। कविता में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे जैसे आशिका, ना, सिफायर और किरतुल अदायन और काजियान ए फतह। took great pride of his being an Indian and praised India as an earthal paradise. अपने भारतीय होने पर उनको बहुत गर्व था, इसलिए उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा था। He praised India's flora fauna, its beauty, its building, its knowledge and learning. उन्होंने भारत की बहुत सारी प्रशंसा की थी, उसकी खूबसूरती की, सुंदरता की, कुदरती सौंदर्य की, उसकी नॉलेज की और उसकी लर्निंग की बहुत प्रशंसा किया करते थे। Strongly believe that in many respects the essence of Hinduism resembles
resembled Islam. वो ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था कि हिंदुत्व में बहुत सारे इस्लाम के एसेंस भी मिलते जुलते हैं. He considered Hindwali, the language Hindi speaking around the region of Delhi, his mother tongue, and composed many verses in it. उन्होंने हिंदवाली अपनी हिंदी स्पीकिंग लोगों को अपनी मातृभाषा समझा और उसके आसपास के एरिया में वो रहते थे, वहाँ उन्होंने बहुत सारे हिंदी कंपोजेस भी किए. He composes verses in many languages. बहुत सारी भाषा में उन्होंने बहुत सारे कंपोजिशंस भी किए थे. He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persian. हिंदी और पर्शियन में उन्होंने बहुत सारे द्विभाषीय क्वाट्रेंस भी लिखे थे. The healthy tradition started by him continued for centuries after him. उसके बाद दशकों तक उन्होंने जो का ट्रेडिशन चालू किया था वो चालू रहा. द रीजनल किंग्स गिव अ ग्रेट इम्पेटस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. लोकल भाषा को और लिटरेचर को रीजनल राजाओं ने बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया था. भक्ति सेंट्स प्रीच्ड इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल. जो भक्ति के जो संत थे वो लोगों को उसी भाषा में समझाते थे और उपदेश दिया करते थे. मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वर ग्रेट पोएट्स. कबीर जैसे बहुत बड़े संत भी हो गए जो कवि भी थे. भोजपुरी एंड अवधी वर द मेजर डेटीज ड्यूरिंग दीज टाइम्स. भोजपुरी और अवधी ये सबसे महत्व डेटीज थी उस समय की. द वर्क ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज इन शकुतकादी. कबीर का काफ़ी सारा काम शकुतकादी में दर्शाया गया है. अमंग देम कबीर्स दोहाज हैव बिकम पॉपुलर एज ए पार्ट ऑफ फोकलोर. कबीर के दोहे उसके उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे. मलिक मोहम्मद जयासी रोड पद्मावत in Awadhi. There are many other poets of Awadhi in this period. मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा था. उस समय में बहुत सारे अवधी कवि भी हो गए. Moreover, the well-known रामचरितमानस was by तुलसीदास was written in अवधी. इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में ही लिखा था. There were many other languages of writers of अवधी language. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो अवधी भाषा में सब कुछ लिखा करते थे. Besides हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो डेवलप्ड. लिटरेचर दूसरी भाषाओं में भी डेवलप हुई हिंदी भाषा के अलावा. इन बंगाल द रामायण बाय Kirtavasa and the hundreds of lyrics by the famous poet Chandidas was written under the patronage of the rulers. उस वहाँ के शासक के निगरानी में ही रामायण जैसी कविता को बंगाली भाषा में कृतवासा ने लिखा था और ऐसे सैकड़ों और लिरिक्स भी लिखे थे उन्होंने. With said Chaitanya, the tradition of writing devotional songs began. भक्ति गीत लिखने की शुरुआत चैतन्य स्वामी जो साधु थे उनसे शुरुआत हुई. नरसिंह मेहता wrote devotional songs in Gujarati and नामदेव and संत एकनाथ in मराठी. नरसिंह मेहता ने डिवोशनल भक्ति के गीत गुजराती में लिखे और नामदेव और संत एकनाथ ने मराठी में लिखे. There were important developments in Kashmir under जैनुलब्दीन. कश्मीर में भी जैनुलब्दीन के अंदर बहुत सारे important development हुए. Under whose patronage many Sanskrit words like the Mahabharata and Rajratnagini were translated in Persian. उन्हीं के शासन के दरमियान संस्कृत काम जो महाभारत का था और राजरत्नागिनी उसको ट्रांसलेट करके पर्शियन भाषा में भी लिखा गया. इन द रेइन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूड टू डेवलप. संस्कृत लिटरेचर डेवलप होता गया विजयनगर के राजाओं के शासन के दरमियान. हाउएवर दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर. तेलुगु लिटरेचर का भी ये इम्पोर्टेंट समय था ग्रोथ का. राजा कृष्णदेव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ऑल्सो और तेलुगु एंड संस्कृत राइटर. राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के जो थे वो भी एक संस्कृत लेखक थे और तेलुगु भी लिखा करते थे. ही रोट दी अमुक्ता मलायद. उन्होंने अमुक्ता मलायद भी लिखा. एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द मुगल पीरियड ऑल्सो सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर. मुगल पीरियड के दरमियान आर्ट और आर्किटेक्चर के बावजूद अलावा लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ. बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज वन ऑफ द pioneers of Turkish poetry and also the author of very valuable autobiography Tazuk-e-Babur in Turkish, which was later translated into Persian entitled as बाबरनामा. बाबर जो सबसे पहले मुगल रूलर थे उन्होंने टर्किश भाषा में वो कविता भी लिखने थे और उन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी जो तर्किश में लिखी थी उसको ट्रांसलेट करके पर्शियन में लिखा था और उसका नाम बाबरनामा था जो हम जानते हैं. गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ एम्पर हुमायून रोड हुमायून नामा. गुलबदन
बेगम जो थी हुमायूं की बहन, उन्होंने लिखा था। जहांगीर रोट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीर। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर लिखी थी। औरंगजेब वॉज अ प्रोफिलिक राइटर एंड द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज अ नोटेबल उर्दू पोएट। औरंगजेब वो एक प्रोफिलिक राइटर भी थे और आखिरी मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर एक उर्दू कवि भी थे। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के शासन के दरमियान हिंदी लिटरेचर ने बहुत प्रोग्रेस किया था। तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड। इसी समय के दरमियान तुलसीदास और सूरदास लिखा करते थे। द ग्रेट पोएट केशवदास रोट लव एंड सेपरेशन। केशवदास ने प्रेम में मिलना और बिछड़ने पर बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। रहीम्स दोहास आर स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। रहीम के दोहे आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मैनी नोटवर्दी बुक्स वर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी शासन के दरमियान बहुत सारी नोट करने लायक किताबें लिखी गई। अब्दुल जफर फजल रोट दी आइन अकबरी एंड दी अकबरनामा। अब्दुल फजल ने आइन अकबरी और अकबरनामा भी लिखा था। आइन अकबरी गिव्स द डिटेल्स ऑफ इंडियन कस्टम्स, मैनर्स, रिलीजियस, फिलोसफी, इकोनॉमिकल, ट्रेडिशनल एंड मोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पूरे भारतीय कस्टम्स का ट्रेडिशन, रिलीजन, जो रीति रिवाज है, इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थिति है, वो सारी डिटेल्स आइन अकबरी में लिखी गई है। एज एन हिस्टोरिकल वर्क इट इज़ परहैप्स अनपैरेलल्ड। हिस्टोरिकल जो कामकाज है इसकी और कोई कंपैरिजन नहीं है। हम आइन अकबरी की बात कर रहे हैं। अबुल फजल्स ब्रदर फैजी वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोएट एंड ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। अबुल फजल के भाई फैजी एक पर्शियन पोएट थे और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्ड को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। अकबर हैड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क लाइक द महाभारत एंड रामायण, द अथर्ववेदा, भगवद गीता एंड द पंचतंत्र। अकबर ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था जो ट्रांसलेट करता था संस्कृत वर्क का, जो रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, भगवद गीता और पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया करते थे। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वॉज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम कामकाज देखें तो उर्दू लैंग्वेज की पैदाश थी। दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस। ये भाषा बहुत जल्द ही भारत की सबसे समृद्ध भाषा बनने लगी। इट इंट्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स लाइक वली, मिली दर्द, मीर ताकी मीर, नाजी अकबरुद्दीन, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स। उन्होंने बहुत सारे कवि को भी आगे लाए, जैसे वाली था, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नाज़िर अकबरुद्दीन और अब्दुल्ला खान, गालिब और इकबाल। Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical work from Sanskrit into Urdu began. उर्दू भाषा 18वीं सदी में बहुत डेवलप हो गई जब ट्रांसलेशन हुआ करता था संस्कृत भाषा की सारी लिखित काम का उर्दू में। एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन। उसी टाइम पे प्रोज वर्क भी उर्दू ओरिजिनल लिखा गया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। दरबार अकबरी जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा था वो उर्दू लैंग्वेज का सबसे उत्तीर्ण काम था। द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया नालंदा। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के बड़गांव गांव में एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित थी। द नालंदा गेव मोर इंपॉर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। नालंदा ने बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस को बहुत ही महत्व दिया था। दिस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम द पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स एज महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चातुर्मासेस हियर। ये जैन्स का एक तीर्थ स्थान भी बन गया क्योंकि महावीर स्वामी ने यहाँ 14 चातुर्मास व्यक्त किए थे। इन द 5th सेंचुरी कुमार गुप्ता हैड बिल्ट मोंटेसरी हियर। कुमार गुप्ता ने भी 5वीं सदी में यहाँ एक मोंटेसरी बनाई थी। सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज। उसके बाद नालंदा का प्रसिद्धता और भी बढ़ गई थी। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्राइजलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। वहाँ हज़ारों मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अमूल्य थी वो थी। दिस वॉज अ प्रेशियस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर। ये इंडियन कल्चर का बहुत ही प्रेशियस प्लेस था। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी। अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स यहाँ आकर पढ़ा करते थे। द ग्रेट ट्रैवलर ह्वेन सांग ऑल्सो केम हियर। प्रसिद्ध ट्रैवलर ह्वेन सांग चाइना के जो थे वो भी यहाँ आए थे। टुडे ओनली द ruins ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी रिमेन्स। आज इस यूनिवर्सिटी के सिर्फ जो बसे कुछ टुकड़े हैं वही है। बट एमिड्स द ruins वन कैन विजुलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन जो बच्चे कुछ है हिस्से हैं उसमें भी भारत का ग्लोरियस पीरियड कोई उसकी कल्पना कर सकता है।
स्टूडेंट हु पास्ड आउट फ्रॉम नालंदा वॉज कंसिडर्ड एन आइडियल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। जो भी विद्यार्थी नालंदा से पास होकर निकलता था उसको एक आदर्श भारतीय स्टूडेंट कहा जाता था। ड्यूरिंग 5th to 11th century एजुकेशन वॉज बेस्ट एट नालंदा एंड इन इंडिया एट दैट टाइम इट वॉज द बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड वॉज अवेलेबल। नालंदा 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक एकदम प्रसिद्ध था और उसका एजुकेशन भी एकदम बेस्ट था। वहाँ विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी उस वक्त अवेलेबल थी। मैनी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड used to come for study and research in the library of तक्षशिला as well as नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट भारत के और अब विदेश से आए हुए स्टूडेंट्स यहाँ की लाइब्रेरी और तक्षशिला की लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करते थे पढ़ने लिखने के लिए। ह्यूएन सांग took 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू चाइना। ह्यूएन सांग 657 बुक्स यहाँ से चाइना लेके गए थे अपने संग। ह्यूएन सांग विजिटेड इन दी 7th century। ह्यूएन सांग यहाँ 7वीं सदी में आए थे। देयर वर 7 ह्यूज हॉल्स रूम्स और सेक्शंस इन दिस यूनिवर्सिटी। उस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 7 बड़े हॉल्स या रूम्स थे या डिपार्टमेंट्स थे, हम कह सकते थे। देर वर 300 रूम्स फॉर डिलीवरिंग लिटरेचर। वहाँ 300 रूम सिर्फ साहित्य लिखने के लिए थे। स्पेशल मॉन्टेसरीज व बिल्ड फॉर ड्वेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। स्पेशल मॉन्टेसरीज भी थी जहाँ स्टूडेंट्स रह सकते थे। मैनी विलेजर्स वर डोनेटेड फॉर यूनिवर्सिटी सस्टेंसेज। यूनिवर्सिटी सस्टेंस के लिए बहुत सारे विलेजेस को भी डोनेट किया गया था। फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग्स ऑब्टेन फ्रॉम दोज विलेजेस। उस विलेजेस से जो भी आमदनी आती थी वहाँ से फूड और फैसिलिटीज़ इस यूनिवर्सिटी को दिया जाता था ताकि यूनिवर्सिटी का कामकाज आगे चढ़ता रहे। इट्स बुक रिपोजिटरी लाइब्रेरी एरिया वॉज नोन एज द धम्मगंज। ड्यूरिंग द 5th to 11th century नालंदा वॉज a reputed esteemed सेंटर ऑफ एजुकेशन। उसकी लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था। 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा को बहुत ही रेप्यूटेड और एस्टीम एजुकेशन कहा जाता था उस समय का। एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड इन रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है वहाँ एंशियंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला स्थित थी। तक्षशिला इट वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट गंधार रीजन। एंशियंट गंधार रीजन का ये कैपिटल भी था। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स। ये यूनिवर्सिटी 64 सब्जेक्ट्स में अपना एजुकेशन दिया करने की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु। गुरु के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ आश्रम में ही रहा करते थे। जीवक द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन्स ऑफ आयुर्वेदा हियर। आयुर्वेदा के पार्ट जीवक जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने यहीं से सीखे थे। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ भरत ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा बॉर्न इन दी रघुकुल। ये यूनिवर्सिटी का नाम तक्ष रखा गया था भरत के बेटे के नाम पर। भरत जो भगवान राम के भाई थे रघुकुल के। इट वॉज एन रिनाउंड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th century। 7वीं सदी का एक रिनाउंड एजुकेशन सेंटर भी था तक्षशिला। स्टूडेंट्स वर फ्री टू स्टडी एंड द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया गया था, आपको जो चॉइस चाहिए उस चॉइस का आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इन स्पाइट ऑफ द लिमिट अलॉकेटेड टू 20 स्टूडेंट्स पर टीचर दे यूज टू टीच इवन मोर। जो लिमिट दी गई थी हर टीचर को कि आप 20 स्टूडेंट्स ही पढ़ा सकते हो, वो उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज़ लाइक वाराणसी राजगृह मिथिला एंड उज्जैन ओवर क्राउडेड दी यूनिवर्सिटी। इस क्राउडेड को भर जाती थी इस यूनिवर्सिटी क्राउड से, जो क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स अलग अलग सिटी से जैसे वाराणसी राजगृह मिथिला और उज्जैन से यहाँ आकर पढ़ते थे। Princess of Varanasi and Prasenjit, the king of Kaushal, studied here. Also, the great Brahminian Pirani and the expert politician Kautilya graduated from this university. Prince of वाराणसी के प्रिंसेस और प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे उन्होंने यहीं से अभ्यास किया था। पनानी जो एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हो गए, उन्होंने यहीं से अभ्यास किया था। और पॉलिटिशियन कौटिल्य जिसको हम चाणक्य कहते हैं उन्होंने यहीं से ही ग्रेजुएशन किया था। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए तक्षशिला बेस्ट सेंटर था। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गुरु के साथ ही रहते थे प्रैक्टिस करने के लिए। एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉलरोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वर गिवन हियर। यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स पर वेदा से लेकर एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स,
आर्चरी, गज विद्या, एस्ट्रोनॉमी, जैसो हम लोग अलग अलग भाषाएं कहते हैं, उस सारी भाषाओं का एजुकेशन यहाँ मिलता था। चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्सो स्टडीड हियर। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के उनके मेंटर थे, वो भी उन्होंने भी यहीं से स्टडी किया था। चाइनीज स्कॉलर फा हियन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। चाइनीज स्कॉलर फा हियन जो इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था 5वीं सदी की शुरुआत में। वाराणसी, काशी। वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। 7वीं सदी के आसपास वाराणसी बहुत ही फेमस था क्योंकि ये एक तीर्थ स्थान था। इट वॉज ऑल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर। ये एक फेमस एजुकेशन सेंटर भी था। इट ग्रू एज द रिलीजियन सेंटर ऑफ द आर्यन कल्चर इन उपनिषद पीरियड। उपनिषद पीरियड के दरमियान, ये आर्यन कल्चर के दरमियान बहुत ही इसका रिलीजियस सेंटर बनकर ये डेवलपमेंट हुआ था। किंग ऑफ वाराणसी अजशास्त्रु was a great philosopher of Upanishads age and great supporter of education. वाराणसी के राजा अजशास्त्रु बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर, तत्वज्ञानी थे और उपनिषद के शासन के दरमियान ही वो एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे। इट इज़ मेंशन इन वेद संहिता दैट महर्षि वेदव्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी। वेद संहिता में कहा गया है कि महर्षि वेदव्यास का आश्रम यही वाराणसी में ही था। लॉर्ड बुद्धा चोज वाराणसी अ suitable place for the propagation of his preaches. लॉर्ड भगवान बुद्ध ने भी वाराणसी को ही चूज किया था अपने सीखे गए ज्ञान को विस्तार करने के लिए। पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य हैड टू मूव टू काशी टू अडॉप्ट द न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांत। वेद के नए प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए आदि शंकराचार्य जो एक बड़े फिलोसोफर थे, उनको काशी ही आना पड़ा था। वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु दे प्रीच पायोनियर्स ऑफ पुष्टि मार्ग अटेन प्रेस्टीज ऑफ फॉर देयर वैष्णव सेक्ट इन काशी। अपने वैष्णव धर्म को काशी में से ही वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारी आशाएं और प्रेरणाएं मिली थी। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर फैमिलीज ऑफ पंजाब हैड टू माइग्रेट टू काशी विद अ फ्यू फैमिलीज माइग्रेटेड टू कश्मीर। बहुत सारे पंजाबी फैमिलीज़ को भी काशी माइग्रेट हुआ पड़ता था और बहुत सारे लोग कश्मीर भी माइग्रेट किए थे। मैनी अदर प्रिंसेस केम टू एजुकेशन इन वाराणसी। बहुत सारे राजकुंवर भी वाराणसी में अभ्यास के लिए आने थे। मॉन्टेसरी एज सरनाथ बिकेम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पेट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका। एम्परर अशोका के दरमियान ही मॉन्टेसरी और सरनाथ बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर बन गया था। वल्लभी, द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज वेरी फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के आसपास वल्लभी जो गुजरात की एक यूनिवर्सिटी थी, ये बहुत ही फेमस थी। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ वंश डायनेस्टी एंड इट्स पीपल ऑफ टू मेक वल्लभी वेल रिनाउंड एंड ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। वंश डायनेस्टी के लोगों का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ के रूलर्स का, जो चाहते थे कि वल्लभी को भी एक ह्यूज एजुकेशन सेंटर बनाया जाए। विद्याधाम, वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनयाना कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। हिनयाना कल्ट जो बुद्धिस्ट रिलीजन का है, वल्लभी उसका एक बहुत बड़ा सेंटर था। इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक श्रीमती एंड गुमथी वर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। वल्लभी के लीडिंग प्रिंसिपल्स रहे थे श्रीमती और गुमथी भी, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का माने जाते हैं। द टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट एरियाज ऑफ गंगा यमुना यूज टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज़। गंगा यमुना के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो यहाँ भी आकर पढ़ाई करते थे। चाइनीज ट्रेवलर इट्सिंग नोटेड दैट वल्लभी completed with a famous education center नालंदा which was located in the eastern part of India। ईस्टर्न पार्ट में आई हुई ये कंपटीशन चाइनीज ट्रेवलर ने नोट किया था कि नालंदा के साथ भी वल्लभी का कंपटीशन उसी स्तर की ये यूनिवर्सिटी थी। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट। वल्लभी एक कैपिटल था और इंटरनेशनल पोर्ट भी था। ये 480 AD और 775 AD की बात है। द रूलर्स ऑफ वल्लभी बिलोंग टू द मैत्रिक डायनेस्टी दी हैनी पेट्रोनेज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। वल्लभी के शासक मैत्रिक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और उन्होंने एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को भी बहुत अच्छी तरह से पेट्रोनाइज किया था। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रिक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट। ये भी नोट करने जैसी बात है कि मैत्रिक डायनेस्टी के लोग बुद्ध धर्म को
फॉलो नहीं करते थे। हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन, उसके बावजूद वो लोग इंस्टीट्यूशन को हेल्प करते थे। इन 1775 AD अरेबियंस अटैक मैत्रक्स वर डिफीटेड एंड द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज डाउन। 1775 AD में अरेबियंस ने अटैक किया था और मैत्रक यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर्स वर रिटन ऑन द गेट, फेमस स्कॉलर के नाम गेट पर लिखा जाते थे। स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर एजुकेशन वर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा, अपना एजुकेशन लेवल बनाने के बाद राज्यसभा में स्कॉलर्स को जगह भी मिलती थी। नॉलेज वर्शिप एंड पर्टिकुलर सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन मेड द यूनिवर्सिटी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम। नॉलेज वर्शिप और प्रथा, जो इस एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ चल रही थी इस यूनिवर्सिटी में, भारत में नहीं लेकिन विश्व में भी बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज टू कम हियर फॉर एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सिटी, भारत से और विदेश से भी स्टूडेंट्स यहाँ आकर एजुकेशन पाया करते थे इस यूनिवर्सिटी में। इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन दी रियल सेंस, सही भाषा में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज वर टॉट हियर, सभी भाषा प्रांतों की नॉलेज यहाँ पढ़ाई जाती थी। द मेंटेनेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स, राजा और लैंडलॉर्ड्स के दिए गए दान से ही ये यूनिवर्सिटी मेंटेन और चला करती थी। एक्चुअली इट शोज़ द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, लोगों की इसके प्रति श्रद्धा और लॉयल्टी ही दिखाई देती है यहाँ से। इट वॉज अ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन विद्या फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, भारतीय विद्या प्राप्त करने के लिए, आर्ट्स और साइंस के लिए ये बहुत ही विश्वव्यापी संस्था थी। दोस्तों हमारे 4th चैप्टर का दूसरा पार्ट भी यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज सेकेंड पार्ट ऑफ द 4th चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरु वाणी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स, बाय।